बताना चाहता हूँ कि अब नेतन्याहू के बुरे दिन चालू हो गए हैं। अगले साल वहां पर इलेक्शन है, तो जो अपोजिशन है वह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सबसे बड़ी बात है, लिकुद पार्टी के अंदर ही एक धड़ा है जो कि चाहता है कि अगला इलेक्शन जो है वो नेतन्याहू के नेतृत्व में लिकुद पार्टी ना लड़े। बार बार ये कहा जाता है इजराइल द्वारा कि डेड बॉडीज जो हैं इजरायलीज की ये दे नहीं रहे हैं, या एक दो बार ऐसा भी हुआ कि हमास ने डेड बॉडी हैंडओवर कर दी, बाद में पता लगा कि वो तो इजराइल का व्यक्ति नहीं है, और ही कोई है। तो देखिए, ये इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि लड़ाई के मैदान में जब हमास के जब 67,000 लोग मारे गए हैं गजा में, जिसमें ज्यादातर औरतें, बड़े बूढ़े बीमार लोग थे, तो जब 67,000 लोगों की लाशें उधर उधर पड़ी हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, एस्टिमेट बता रहे हैं कि 3,500 से ज्यादा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो कि 10-10 मंजिलें थी, यानी एक एक बिल्डिंग में 40-40, 80-80 परिवार रहते थे, उनको धराशायी कर दिया गया, उनका बेसमेंट बम लगा के उड़ा दिया। तो ऐसी हालत में जो इजरायली कैप्टिव थे वो वहीं मर गए। सीज फायर को कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के ऊपर से पूरा विश्वास उठ चुका है। अब नेतन्याहू किसी भी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप को, जो एक बार कोशिश कर रहे थे कि वहां की सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर थोड़ा रहम हो, नरम हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो अब वो चीजें आप भी समझिए पीछे चलेगी। पूरा कंट्रोल सीज फायर का अपने हाथ में ले लिया, सेकेंड फेज को अपने हाथ में ले लिया, और सारे फैसले जो इजराइल की तरफ से होने हैं वो फैसले खुद डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। हमेशा जब भी हमने गुजारिश की हमारे ग्रुप कैप्टन साहब तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। ग्रुप कैप्टन साहब हमारे वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट नहीं, मैं तो प्रोफेसर कहता हूं, क्योंकि वो जिस संजीदगी से और जिस तरह से एक एक बातों का जिक्र करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी बात हो वो बहुत सलीके की हो और बहुत ही गौर तलब हो। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले कैप्टन साहब, क्योंकि आप ही जो है बार बार, कोई दिन ऐसा नहीं होता था पिछले 2 साल में जब भी हमने आपसे बात की कि आप फौरन कहते थे कि भाई 1 हफ्ते बाद बस अब जंगबंदी, 2 हफ्ते बाद जंगबंदी, मामला ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये तमाम चीजें, और वो दिन आए भी, और भले ही छुटपुट होती हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर सीज फायर ऐसा नजर आ रहा है। दूसरा जो दौर था जंगबंदी का, उस पर भी अमल शुरू हो गया है। तो इसको पहले मरहले में कैसे इसे देखते हैं ग्रुप कैप्टन साहब, उसके बाद मैं फिर आगे बात करूंगा। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। कोई भी जंग शुरू जब होती है तो जंग को बंद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। कुछ जंग ऐसे होते हैं जो कि अब 3 साल 4 साल से चल रहे हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन का जंग। कुछ जंग ऐसे हैं जो कि 2 साल चलने के बाद अब थोड़ा कंट्रोल में आए हैं, जैसे कि हमास और इजराइल का जंग। और मैं तो सबको एक एग्जांपल देता हूं कि कुछ जंग ऐसे होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ कि जंग शुरू हुई और जैसे ही अगले 3-4 दिन में लगा कि हमारे जो एम थे, जो टारगेट थे, हमको जो चाहिए था टेक्टिकल लेवल पर या स्ट्रेटेजिक लेवल पर, हमने हासिल किया और सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जंग शुरू करना मुश्किल काम नहीं है, जंग को चालू रखना भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वही लीडर माना जाएगा जो कि जंग को बंद कर सके, सीज फायर डिक्लेयर कर सके। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप जंग बंदी जीत कर करें। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा कमजोर विकेट पर हैं, ठीक है, थोड़ा सा गिव एंड टेक में शायद आप हारे नहीं है, लेकिन
कमजोर हालत में हैं, लेकिन फिर भी आपने दिलेरी दिखाते हुए जंगबंदी का ऐलान किया। एक बहुत अच्छी पिक्चर का डायलॉग मैं हमेशा सुनाता हूं मेरे दर्शकों को कि जो हार कर भी जीत जाता है उसे ही सिकंदर कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जंगबंदी का ऐलान सिर्फ जीतने वाला करे। जो हारने वाला है या जो कमजोर है वो भी जंगबंदी का ऐलान करके दिखाता है कि उसके सोचने की ताकत जो है वो बहुत बड़ी। फिलहाल अभी अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जंगबंदी मोरलेस कायम है। लास्ट इजराइल के जो 2 फौजी मारे गए थे उसके बाद इजराइल ने बदला लेने की कार्रवाई करते हुए 150 टन से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए थे, लेकिन वो भी जरा अभी कंट्रोल में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमास के जो लड़ाके हैं वो भी अपने फायर पर कंट्रोल रखेंगे ताकि इजराइल को कोई बहाना ना मिले बम गिराने का। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि अब नेतन्याहू के बुरे दिन चालू हो गए हैं। अगले साल वहां पर इलेक्शन है, तो जो अपोजिशन है वह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। सबसे बड़ी बात है लिकुद पार्टी के अंदर ही एक धड़ा है जो कि चाहता है कि अगला इलेक्शन जो है वो नेतन्याहू के नेतृत्व में लिकुद पार्टी ना लड़े, किसी दूसरे लीडर के नेतृत्व में लिकुद पार्टी अगले साल का इलेक्शन लड़े। इजराइल की जो कोर्ट्स हैं वो नेतन्याहू से बहुत नाराज हैं, उन पर करप्शन के केस चल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको जेनोसाइड का दोषी करार कर दिया है, तो उनके ऊपर जेनोसाइड का भी कोर्ट केस है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी फैमिली या उनके वाइफ पर भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अब इजराइल की जो जुडिशरी है यानी जज वकील सब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज से 4 साल पहले, आज से 3 साल पहले नेतन्याहू इजराइल की जो जुडिशरी सिस्टम थी उसको कमजोर करने में लगे हुए थे। वो कोशिश कर रहे थे कि जो भी जज उनका कहना नहीं मान रहा उसको लुढ़का दें, और वो कोशिश कर रहे थे वहां पर जो हाई कोर्ट है, नेतन्याहू कोशिश कर रहे थे कि वहां जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो अपने पसंद के जजों को अंदर घुसाएं चीफ जस्टिस बनाकर, जिसका कि बहुत ज्यादा विरोध किया जज लोगों ने और एडवोकेट्स ने। तो जज, एडवोकेट और सारे लीगल प्रोफेशंस को अभी तक याद है कि नेतन्याहू आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले उन लोगों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और अपने ही नुमाइंदे जज लोगों को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया भर में कोई भी जुडिशरी सिस्टम इसको पसंद नहीं करता। तो नेतन्याहू के बुरे दिन चालू हो चुके हैं। ठीक है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है। अब बार बार ये कहा जाता है इजराइल द्वारा कि डेड बॉडीज जो हैं इजरायलीज की ये दे नहीं रहे हैं, या एक दो बार ऐसा भी हुआ कि हमास ने डेड बॉडी हैंडओवर कर दी, बाद में पता लगा कि वो तो इजराइल का व्यक्ति नहीं है और ही कोई है। तो देखिए ये इजराइल को भी समझना पड़ेगा कि लड़ाई के मैदान में जब हमास के जब 67,000 लोग मारे गए हैं गजा में, जिसमें ज्यादातर औरतें, बड़े बूढ़े बीमार लोग थे, तो जब 67,000 लोगों की लाशें उधर उधर पड़ी हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग एस्टिमेट बता रहे हैं कि 3,500 से ज्यादा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो कि 10-10 मंजिलें थी, यानी एक एक बिल्डिंग में 40-40, 80-80 परिवार रहते थे, उनको धराशायी कर दिया गया, उनका बेसमेंट बम लगा के उड़ा दिया। तो ऐसी हालत में जो इजरायली कैप्टिव थे वो वहीं मर गए होगा, सुरंगों के अंदर इजराइल के प्रिजनर्स थे, वो वहीं बमबारी से, इजराइल की बमबारी से ही मर गए। अब वो सुरंग कोलैप्स कर गई है, डेब्रिस से पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है, अंडरग्राउंड तहखाने में कोई जा नहीं सकता, तो कौन इजरायली डेड बॉडीज को संभाल के रखेगा? पीस टाइम में ही मुश्किल होता है। आमतौर पे पीस टाइम में ही देखिए डेड बॉडीज को रखना पड़ेगा तो फ्रीजर में रखना पड़ेगा, डेड बॉडीज को रखना पड़ेगा तो टैगिंग होता है ना, उसके शरीर पर नाम लिखा होता है। फौज में तो हम लोग उसके हाथ में, पैर में और गले में एक तमगा डाल के उसका जो भी पहचान है अंदाजे से या जो भी जाहिर है कि इसका नाम क्या है, रैंक क्या है, कहाँ मारा गया था, किस तारीख को मारा गया था,
सब लिख के उसके हाथ में बांध देते हैं, पैर में बांध देते हैं और गले में बांध देते हैं, क्योंकि पता नहीं है डेड बॉडी कब 2 महीने बाद या 2 साल बाद किसको हैंड ओवर करनी पड़ेगी। उसके परिवार वालों को यकीन तो होना चाहिए कि हमारा ही बेटा है, हमारा ही पिताजी है। तो अब इजराइल को थोड़ा और संभल के फूक के काम रखना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि अमेरिका और इजराइल बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमास के अलावा दूसरे लोगों को वहां गजा की एडमिनिस्ट्रेशन में आगे कर दिया जाए। पहले हम नाम सुनते थे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज जो हैं, महमूद अब्बास, उनकी टीम को आगे किया जाएगा। फिर बीच में छन के ऐसी खबरें आने लगी कि जो पीएलओ के मेंबर्स थे उनको आगे लाया जा रहा है, या फतह के जो मेंबर्स थे जिनको कि हमास ने दबा दिया, या जो भी है फतह के मेंबरान को आगे किया जा रहा है गजा के फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब बात यह है कि ठीक है, शुरुआती दौर में जाहिर बात है क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे, तो जो भी स्पेशलिस्ट है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, इन्हीं से एक शुरुआती दौर में कुछ तो एक टीम बनानी पड़ेगी जो कि शुरुआती दौर में गजा की गवर्नेंस कर सके। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल कही, ये जो बात आपने कही कि बहुत मुश्किल आने वाली है जो नेतन्याहू हैं, क्योंकि अदालत ने आज जिस तरह से उनके पिटीशन को खारिज किया है और कहा है कि नहीं, जो एक रूलिंग है, जो एक प्लान है, उसी के तहत आपकी सुनवाई की जाएगी, आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून भी है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। राशिद रिजवी साहब, सबसे पहले यही कि हालात को कैसे देख रहे हैं। एक बात जदीप साहब ने जो कहा, मैं वो भी, क्योंकि फिर आगे निकल जाता है, मैं उनका यहाँ पे उन्होंने कहा बहुत दिनों बाद आज जॉर्डन किंग का बयान आया है। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज होने लगती है जी, अभी मैं ओपन कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि वेस्ट बैंक में हम इजरायली उल्लंघन जारी नहीं रखने देंगे। गाजा के लोगों से हम कहते हैं कि हम अपनी पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। ये बयान उनका आया है। इसके अलावा यहाँ पे इराकी सीमा बलों ने सीरिया से आ रहे 23 किलोग्राम कैप्टोगॉन के दाखिले को नाकाम बना दिया है। इसके अलावा इजरायली पुलिस ने जॉर्डन से कब्जे वाले फिलिस्तीन में हथियारों की तस्करी के आरोप में 3 तुर्की नागरिकों को अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा इजराइल का दावा है कि इस समूह के हथियारों की तस्करी के लिए ईरान से तुर्की और जॉर्डन के माध्यम से रसद मार्ग स्थापित किया था। तो ये भी आप देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा कैप्टन शमशाद आलम समस्ती पूरी कह रहे हैं कि आज ट्रम्प मलेशिया में थे, मलेशिया की सरकार ने ट्रम्प के रेड कॉर्पेट बिछाई, तो दूसरी तरफ मलेशिया के अवाम ने ट्रम्प का विरोध किया। साउथ कोरिया में भी अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तो ये आप देखिए, मुजाहिरे जहां भी जाते हैं, अब डोनाल्ड ट्रम्प उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। ये मैं समझता हूँ कोई अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, हुकूमत इस्तकबाल करे, लेकिन अवामी सतह पर जिस तरह से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है, नेतन्याहू तो अब कहीं जा ही नहीं सकते, जो उनके हालात हैं। और नेतन्याहू तो छोड़ दीजिए, अब तो इजराइल के लोग भी खुले घूम नहीं सकते, ऐसे हालात पैदा कर दिए, और इसका जिम्मेदार इजराइल है। लेकिन दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ राशिद रिजवी साहब, पहले उस पर हम रोशनी डालेंगे और उसके बाद फिर जो अदालत में हुआ है उस पर, और अगर आपकी अपडेट है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा राशिद रिजवी साहब। जी उमदा साहब, सबसे ताज्जुब की बात हमको अभी लगी, आपने
बताया कि जयदीप सिंह मुंडेला जी ने अपडेट किया है कि जॉर्डन ने दहाड़ा है। जॉर्डन ने कहा है कि हम वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। इन 2 सालों में जॉर्डन का कोई एक एक्टिविटी आप बता दीजिए। इन 2 सालों में क्या किया जॉर्डन इन 2 सालों में? अब आप खुद देखिए कि मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जॉर्डन के ऊपर है। वो बिन मुनीब क्या नाम है, वो जाता है और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 6-7 मर्तबा प्रतिबंधित एरिया में जाके प्रे करता है और ये सिर्फ निंदा करते थे। अच्छा, कल को अगर इजराइल अटैक कर दे वेस्ट बैंक पे, फॉर एग्जाम्पल मुमताज भाई, क्या कर लेंगे ये? इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज इन्होंने ये देखा कि पूरे सीज फायर को कंट्रोल कर लिया अपने हाथ में डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के ऊपर से पूरा विश्वास उठ चुका है। अब नेतन्याहू किसी भी कंडीशन में डोनाल्ड ट्रंप को, जो एक बार कोशिश कर रहे थे कि वहां की सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर थोड़ा रहम हो, नरम हो, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, तो अब वो चीजें आप भी समझिए पीछे चलेगी। पूरा कंट्रोल सीज फायर का अपने हाथ में ले लिया, सेकेंड फेज को अपने हाथ में ले लिया और सारे फैसले जो इजराइल की तरफ से होने हैं वो फैसले खुद डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं। नेतन्याहू को अब इन्होंने कुछ करने लायक नहीं छोड़ा, न इनके विदेश मंत्री को, न इनके रक्षा मंत्री को। एक अपडेट आया है आज कि यरूशलेम टाइम्स में लिखा है कि इजराइल, आईडीएफ और हमास साथ मिलकर काम करेंगे। तो हेडिंग देख करके थोड़ा शौक लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है कि आईडीएफ और हमास एक साथ मिलकर बकरे और शेर और बकरा एक साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने देखा, अंदर जाकर के न्यूज को जब पढ़ा तो येलो लाइन के पीछे के एरिया में बहुत सारे ऐसे बंधक थे जिनके बमबारी में उनकी डेथ हो गई और उनकी लाश उसी मलबे के अंदर दबी हुई है। तो जो हमास का शैडो विंग है, जिसकी जिम्मेदारी थी शैडो विंग की कि वो बंधकों को संभाल कर रखेगा, बंधक उसी के हवाले थे, तो उनको पता है कि कौन कौन बंधक कहाँ कहाँ पर कैजुअलिटी में मारे गए हैं। तो आईडीएफ के लोग उनको अपने साथ रख करके काम कर रहे हैं। आज अच्छी तादाद में, अच्छा लगा ये देख करके कि आज अच्छी तादाद में वहां पर लोगों तक मदद पहुंच रही है। कतर की विदेश मंत्री वो इजिप्ट आई हैं, वो लेकर के मरियम नाम समथिंग, क्या नाम है उनका, तो वो आई हैं और काफी तादाद में मदद जा रही है। राफा बॉर्डर पे इजराइल ने अपनी बंदिश वैसे ही बना के रखी हुई है। अगर इजराइल ये बंदिशों को ढीला कर दे, रोक दे, तो हमको नहीं लगता है कि स्थिति को सामान्य होने में बहुत टाइम लगेगा। और सबसे ज्यादा जरूरत अभी वहां पर तंबुओं की है। जैसा हमने आपको एक बार पहले कहा था कि इनको ऐसे मकानों की जरूरत है जो असेंबल होते हैं। आप उसको पार्ट पार्ट में लेकर के आए, एक रूम टाइप का, वो असेंबल, चाइना इससे बहुत काम करता है और चाइना के पास एक टेक्नोलॉजी है कि लाके उसकी दीवारें खड़ी की, दरवाजा फिक्स किया, छत शेड डाल दिया, आराम से अंदर रह रहे हैं। तो वो दरवाजा तो उस वक्त उस टाइप के मकान की बहुत ज्यादा मुमताज साहब जरूरत है। जिस हिसाब से ठंड आ रही है वहां पर टेम्परेचर अगर आप चेक करेंगे तो हमारे ख्याल से मिनिमम में 9-10 पहुंच जाता होगा।
और 9-10 टेम्परेचर में लोग तंबू में टेंट डाल के पड़े हुए हैं, जिनके पास ओढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। हमको तो यही डर लगता है कि जो बिना इलाज के बचेंगे तो भूख से मरेंगे, भूख से बचेंगे ठंड से मरेंगे। तो नेतन्याहू ने तो गाजा के लोगों की जनसंख्या कम करने का ठेका तो उसने अमेरिका से ले लिया था, क्योंकि जनसंख्या ही खत्म कर देंगे गाजा से हम। और अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया, ये अपना काम करते रहे। आज फिर वो गाथा गा रहे हैं नेतन्याहू कि जो फैसला अमेरिका करेगा इजराइल मानेगा। कल तक बोलते थे कि हमने बचाया है अमेरिका को ईरान से। यही चीज वो वहां गए आपके उनके सदन में अमेरिका के दोनों पार्टियों का ज्वाइंट सदन चला। वहां नेतन्याहू बिल्कुल सुपरमैन की तरह एंट्री किए, वहां पर जा करके बोलते हैं कि हम 32 दांतों के बीच में है, लेकिन हमने कभी भी अमेरिका का सर नीचे नहीं होने दिया। आज हम लड़ रहे हैं, वहां पर आपके लिए लड़ रहे हैं। अगर वहां पर हम कंट्रोल न करें तो मिडिल ईस्ट की आंच अमेरिका तक आ जाए। मतलब वहां भी जा करके अपनी शेखी बघार रहा था। उस वक्त शुरुआत का दौर था, बाइडेन की सरकार थी, किसी ने इसके ऊपर कोई अपोज नहीं किया। बाइडेन तो वैसे भी नहीं बोलते थे, बहुत कम बोलते थे बाइडेन। फिर जब अभी दोबारा किया है इन्होंने ये चीज कि हम ईरान से आपको सुरक्षा दे रहे हैं, तो द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने ऑनलाइन आर्टिकल पे लिखा है इस चीज को कि नेतन्याहू का मानसिक संतुलन ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो उस सुपर पावर को बचा रहे हैं जो दुनिया के कई देशों को जिसने अभी तक बचा के रखा है। और नेतन्याहू को अब तक बचा के रखा है जिस सुपर पावर ने, वरना नेतन्याहू को हमास 2006 में खत्म कर चुका होता। ये चीज का उनका ऑनलाइन उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया था। तो मुमताज भाई, इनके जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एक अलग मैटर है। ये अगर अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो हमको मुश्किल लगता है, बचा नहीं पाएंगे सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई छोटी सजा हो। लेकिन ये सोचे कि बाइज्जत निकल जाएंगे ये, तो बाइज्जत नहीं निकलेंगे। हम आपको एक चीज और बताते हैं मुमताज भाई, जितना करप्शन जितना भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है ना, वो इजराइल में नहीं है। वहां की जुडिशरी, हम तो ये मानते हैं कि 90% बिल्कुल प्योर है। वो गाजा वालों से नफरत की बेस पर उनको सजा दे दी अंदर, वो एक अलग बात है कि उनको उनकी कम्युनिटी से नफरत है। लेकिन आप ये सोचिए कि नेतन्याहू पूरी जुडिशरी को ओबलाइज कर लेंगे, ओबलाइज करके अपने मनमाफिक जजमेंट निकलवा लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज नहीं हो पाएगी। क्यों था साहब?